गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। आपको बता दें संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और भाग 5 संघ की कार्यपालिका में 52 से 78 तक ये संघ की कार्यपालिका, जिसमें कि हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल है और महान्यायवादी है। आज हमारा विषय ये नहीं है, हम लोग सिर्फ निर्वाचन की बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे भारत का राज्य प्रमुख कहा जाता है, अर्थात हेड ऑफ द कंट्री कौन है इंडिया का, तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का, और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 53(2) में भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। भारत में जो भी काम होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 52 हमने बताया जहाँ से राष्ट्रपति शुरू होता है। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत में एक राष्ट्रपति है। 53 में कार्यपालिका की शक्ति बताई गई है। कार्यपालिका की शक्तियों का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करेगा, और यहाँ पे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बताया गया है। निर्वाचन मंडल में क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी जो इलेक्टेड सदस्य मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे। तो लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233 जो कि इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड वाले वोट नहीं करते हैं। विधानसभाओं के जो 28 विधानसभाएं हैं भारत की, उनके सभी सदस्य करेंगे, लेकिन निर्वाचित सदस्य करेंगे। और जिन 2 केंद्र शासित राज्यों में निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा में, वो वोट करेंगे। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हुआ। अब 55 में आती राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यही हमारे आज वीडियो का विषय है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, ये ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और आपको बता दें, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान में 50 प्रस्तावक और 50 आवेदक की आवश्यकता होती है। 50 प्रस्तावक और 50 आवेदक की आवश्यकता होती है। तो पहली पद्धति जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में हम लोग जो विधायक और सांसदों के मत का मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले हम देखें किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा। तो ये निकालने के लिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित सदस्य डिवाइडेड बाई 1000। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, राजस्थान की कुल जनसंख्या बटे वहाँ के निर्वाचित सदस्य यानी कहाँ के, विधानसभा के, और डिवाइडेड बाई 1000। इस प्रकार से उस राज्य के विधायकों का मत मूल्य हमारा निकल आता है। यदि भागफल 500 से या उससे अधिक आए तो उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें 1 जुड़ जाता है। इसी प्रकार से संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य योग, यानी सभी जो 28 हैं उनके मतों का योग कर दें और डिवाइड कर दें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 543 में हम जोड़ दें 233, तो ये हो जाएगा 576। इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे 576 को। जब 576 से हम डिवाइड कर देंगे तो संसद के एक सदस्य की वैल्यू निकल आएगी। आपको बता दें वर्तमान समय संसद के एक सदस्य की वैल्यू 700 है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य 208 है, 208 बनता है जाके। और सबसे ज़्यादा किसी भी विधायक का मत मूल्य किस राज्य के, तो उत्तर प्रदेश का 208 है। और सबसे कम अगर कह दो तो सिक्किम का कितना हो जाएगा, सिक्किम का 7 हो जाएगा। और सांसद के सदस्य का एक मत मूल्य 700 है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जनगणना 1971, ये जो 1971 की जनगणना है, इस आधार पे हम लोग इसकी यहाँ पे जो जनसंख्या रखी जाएगी 1971 की रखी जाएगी। भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 55 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी।
और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 8 करोड़ के आसपास की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। इसी बिहाफ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं और ये व्यवस्था 2026 तक रहेगी। 2022 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, ये देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव है। इसमें भी हम लोग 1971 की जनगणना का ही विषय रखेंगे। अब 1971 ही क्यों रखा जाता है? आपको बता दें, 1975 में जनसंख्या प्रोग्राम शुरू किया गया था। जनसंख्या को कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो उत्तर भारत में उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में लाभ हमको ज़्यादा प्राप्त हुआ। अब दक्षिण भारत में जनसंख्या कम हो गई, तो जब राष्ट्रपति को चुनाव आया तो वहाँ के नेताओं ने बोला कि साहब हमने एक तो देश हित में काम किया है, जब हमने देश हित में काम किया तो मेरी वोट की जो वैल्यू हो वो कम हो जाएगी। तो इस आधार पर यह निर्णय निकाला गया कि 1971 की जनगणना को हम लोग लेके चलेंगे और ये 2026 तक की व्यवस्था रहेगी। 2026 के बाद ये विषय बदला जाएगा। तो 1971 हो गए। इस तरीके से मतों की वैल्यू निकालते हैं। अब आता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये क्या होता है? प्रत्येक मतदाता को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। वरीयता क्रम क्या? मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, A B C D, आपको सबको वोट देना है। किसी ने A को 1 दिया, B को 2 दिया, C को 3 दिया, D को 4 दिया। अब मान लीजिए कोई गया, A को उसने 4 दे दिया, B को 1 दे दिया, C को 3 दे दिया और D को 2 दिया, तो आपको सभी को वोट देना है। ठीक है, तो ये होती है एकल संक्रमणीय प्रणाली। और हम लोग जो वोट देते हैं उसका अर्थ होता है अग्रता ही विजेता है। मान लीजिए जो हम लोग जनता वोट देती, किसी को 50 वोट मिल गए, किसी को 48 वोट मिल गए, 2 वोट का अंतर था लेकिन जीत ये गया। अग्रता ही विजेता है, इस आधार पर वोट देते हैं जिसकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था लागू नहीं होती है। आपको जो 4 कैंडिडेट खड़े सबको वोट देना है। अब देखते हैं, मान लेते हैं A B C D 4 लोग खड़े हुए हैं, चारों का कुल वैध मत 5000 का है। बात को समझेंगे, कुल वैध मत कितना है? 5000 का है। अब न्यूनतम कोटा कितना हो जाएगा? 2501। चूँकि कोटा क्या होता है? आधे से एक अधिक वोट का होता है। तो 2501 जिसको मिल जाएगा वो राष्ट्रपति हमारा बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब A B C D 4 लोग, इनको वरीयता क्रम में A को 1900 मिलता है, A को 1900, B को 1400, C को 1000 और D को 700 मत मिलते हैं। अभी भी किसी को कोटा प्राप्त नहीं हुआ। जो सबसे ज़्यादा है A 1900, उसको 2501 का आंकड़ा छूना है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो D है जिसको कम प्राप्त है उसके वोट बढ़ जाएंगे। वो 1900, 1400, 1000, 700, वो 700 इसके वोट बटेंगे कैसे? मान लीजिए A को 100 मिल गए, B को 200 मिल गए, 300 हो गए और जो 400 बचे वो C को मिल गए। अब A के पास कितना हो जाएगा? 2000, B के पास कितना हो जाएगा? 1600 और C के पास कितना हो जाएगा? 1400। लेकिन अभी भी किसी को 2501 का जो ऊपर आपको कोटा दिख रहा है ये किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ पे C के जो 1400 हैं इन 2 लोगों में बढ़ जाएंगे। अब देखिए C के जो 1400 थे, मान लीजिए A को उसमें मात्र 400 मिले, सॉरी A को कितने मिले? 400 मिले और B को मिल गया 1000। जब B को 1000 मिल गया तीसरी वरीयता में, तो B का कोटा कितना हो गया? 2600 का B का कोटा हमारा हो जाता है, जो कि 2501 से ज़्यादा हो गया। तो हमारा राष्ट्रपति कौन बन गया? हमारा राष्ट्रपति बन गया B। ये है एकल संक्रमणीय पद्धति। तो हमने आपको बताया किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आपको हम बता दें कि अभी तक ये जो पद था 1969 का एक राष्ट्रपति मात्र चुनाव है जिसमें द्वितीय वरीयता के मत गिने गए। नहीं तो अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनमें प्रथम वरीयता में वोट हो गए हैं, यानी न्यूनतम कोटा उसको प्राप्त हो गया है। अब जो न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ है तो राष्ट्रपति बन जाएगा। वो पहली वरीयता में प्राप्त हो जाए, दूसरी वरीयता में प्राप्त हो जाए, तीसरी में। लेकिन अभी तक एक बार सिर्फ ऐसा हुआ है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। ये गांधी की जन्म शताब्दी का चुनाव था। 1869 गांधी की DOB थी और 1969 में ये चुनाव हुआ था। आपको बता दें 1967 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए जब राधा कृष्णन जी का कार्यकाल पूरा हुआ, और 67 में देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिलते हैं जाकिर हुसैन। 1947 में देश का बंटवारा हिंदू मुसलमानों के आधार पर हुआ था और 20 साल बाद देश के सर्वोच्च पद पर बैठे 1967 में जाकिर हुसैन का निधन हो जाता है और 1969 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव होते हैं।
राष्ट्रपति का चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं होता, आपको बता दें, संपूर्ण कार्यकाल के लिए होता है, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। उपराष्ट्रपति उस समय वीवी गिर थे। वीवी गिर ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस सत्ता दल में थी। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया नीलम संजीव रेड्डी को। विपक्ष का जो था उसने अपना कैंडिडेट खड़ा किया सीडी देशमुख को। अब इंदिरा गांधी अपने पार्टी के विरोध में जाके वीवी गिर को निर्दलीय खड़ा करा दिया। किसको खड़ा करा दिया? वीवी गिर को निर्दलीय खड़ा करा दिया। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उस समय और उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव में लड़ गए। अब भारत के संविधान में लिखा इस समय ना तो राष्ट्रपति रहा ना उपराष्ट्रपति थे, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने इस पद को संभाला, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने। तो पहली बार 1969 में ऐसा होता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको देखते हैं। अब जब चुनाव हुआ तो पहली वरीयता के मत में किसी को भी कोटा प्राप्त नहीं हुआ। जब किसी को कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो जो हमने आपको बताया द्वितीय वरीयता के मत अब गिने जाएंगे। जब द्वितीय वरीयता के मत गिने गए तो सीडी देशमुख विपक्ष वाले थे, उनको कम वोट प्राप्त थे, उनके वोट 2 लोगों में बट जाएंगे, जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया। और वीवी गिर को कुछ मत चाहिए थे, जैसे भी आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति नहीं हुआ, प्रथम वरीयता में कम वोट वाला भी राष्ट्रपति हो गया। वीवी गिर को कुछ मत चाहिए थे, द्वितीय वरीयता में वो जीत गए और देश में पहली बार निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी हार गए। आगे चल के 1977 में नीलम संजीव रेड्डी देश के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाएंगे, निर्विरोध। अब वो तारीख होती है 25/7/1977। तब से लेके आज तक 25 जुलाई को ही भारत का राष्ट्रपति बनता है। आपको मालूम होगा 24 जुलाई तक रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है। 25 तारीख को नया देश का राष्ट्रपति मिल जाएगा, जिसके इलेक्शन 18 जुलाई को होने हैं। तो ये हमने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया किस तरीके से। आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, स्पीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, विशेष ध्यान रखना है हमको। राज्यसभा निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य वोट नहीं करेंगे। हमने अभी आपको बताया विधान परिषद के लोग कहीं भी वोट नहीं करेंगे, ना तो राष्ट्रपति और ना तो उपराष्ट्रपति। आज का ये प्रश्न है, किस राष्ट्रपति का जन्म दिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में लिख के देंगे। धन्यवाद।